मैं डॉक्टर पुष्पा कुमारी, असिस्टेंट प्रोफेसर, स्नातकोत्तर हिंदी विभाग, SM महाविद्यालय भागलपुर बिहार में कार्यरत हूँ। आज मैं तिलका माझी भागलपुर विश्वविद्यालय भागलपुर के अंतर्गत स्नातक द्वितीय वर्ष के हिंदी के विद्यार्थियों को उनके पाठ्यक्रम में रीतिकालीन कवि घनानंद के प्रकृति चित्रण की विशेषताओं पर प्रकाश डालूंगी। घनानंद के प्रकृति चित्रण घनानंद के प्रकृति चित्रण की विशेषताएं बताते हुए इस कथन की समीक्षा कीजिए कि उनका प्रकृति वर्णन परंपरागत ही है। इस पर भी प्रकाश डालूंगी। मानव ने जब आंखें खोली, उसमें चेतना जागृत हुई, तो सबसे पहले उसका ध्यान प्रकृति की ओर गया होगा। उसने उसी के प्रांगण में जन्म लिया, उसी के बीच उसका पालन पोषण हुआ और उसी से उससे जीवन संबल प्राप्त हुआ। इसलिए कहा जाता है कि मानव और प्रकृति का संबंध अत्यंत प्राचीन है और साथ ही घनिष्ठ है। वह प्रकृति के रूप पर मुग्ध भी हुआ, उसकी उदारता देख उसके मन में प्रकृति के प्रति कृतज्ञता का भाव भी जागा और उसके विकराल, रौद्र तथा विनाशक रूप को देखकर आतंकित भी हुआ और उसने अपनी रक्षा के लिए प्रकृति की शक्तियों, सूर्य, अग्नि, पवन, जल को देवता मानकर उनकी स्तुति भी की। वेदों में उषा सूक्त यदि प्रकृति के सौंदर्य पर मुग्ध ऋषि के उद्गार है, तो गायत्री मंत्र भगवान भास्कर की स्तुति में लिखी गई वाणी। संस्कृत के अनेक कवियों कालिदास, भवभूति, माघ, भैरवी आदि के काव्य में प्रकृति के बड़े रमणीक चित्र हैं, परंतु पता नहीं क्यों हिंदी काव्य में प्रकृति के प्रति कवियों की उदासीनता क्यों रही। कदाचित इसका कारण था युगीन परिस्थितियां और परिवेश। आदिकाल तथा रीतिकाल के कवियों ने दरबारी वातावरण में काव्य रचना की, तो भक्तिकाल के कवियों की दृष्टि एक न होकर पारलौकिक अधिक थी। अतः प्रकृति के जितने मनमोहक, हृदय को रसिक्त करने वाले प्रकृति के विराट चित्र संस्कृत काव्य में हैं, उतने हिंदी के रीतिकाल तक के काव्य में नहीं मिलते। घनानंद से पूर्व के कवियों ने प्रकृति को संवेदनशील, मानव के सुख दुख से प्रभावित चित्रित किया है, पर वह भी परिपाटी विहित ही है। सूरदास की जमुना काली पड़ गई तो गोपियों की विरहाग्नि से प्रभावित होकर देखियत कालिंदी अतिकारी। यदि तुलसी के राम वन के पशु पक्षियों को अपना हितैषी समझकर उनसे सीता के विषय में पूछते हैं, तो अपनी विरह वेदना के कारण। घनानंद के काव्य में भी यदि चातक, पपीहा, कुंज, लताएं दुखी हैं, तो विरहिणी के विरह दुख से द्रवित होकर, और उनकी यह संवेदनशीलता परिपाटी विहित है। उनसे पूर्व के कवियों ने भी उन्हें विरहिणी के दुख से प्रभावित दिखाया है। विश्व काव्य का अनुशीलन करने पर प्रकृति चित्रण के मुख्य रूप हैं। पहला, आलंबन रूप में प्रकृति चित्रण। दूसरा, उद्दीपन रूप में प्रकृति चित्रण। तीसरा, अलंकारिक रूप में प्रकृति चित्रण। चौथा, उपदेशात्मक रूप में प्रकृति चित्रण। पांचवा, प्रकृति का मानवीकरण करते हुए उसे मानव की तरह आचरण करते हुए दिखाना और उसे मानव के सुख दुख की सहचरी के रूप में चित्रित करना। आलंबन रूप में प्रकृति चित्रण, जहाँ प्रकृति स्वयं वर्ण विषय हो, कवि प्रकृति की क्रोड़ में बैठकर उसके रूप लावण्य, रौद्र रूप को स्वयं देखकर उसका चित्रण करे, उसे प्रकृति का आलंबन रूप में चित्रण कहा जाता है। कवि अपनी सूक्ष्म निरीक्षण शक्ति तथा सहृदयता से प्रकृति के दृश्य का बिंबात्मक वर्णन करता है। उसके चित्र संश्लिष्ट होते हैं और पाठक पर समन्वित प्रभाव डालते हैं। घनानंद पहले दरबारी कवि थे, बाद में वृंदावन में जाकर बस गए और वहाँ भी या तो वो सुजान की याद में आंसू बहाते रहे या ब्रजनंदन कृष्ण की स्तुति के पद में रचते रहे। उन्हें प्रकृति के स्वच्छंद मुक्त वातावरण में रहने, उनकी विभिन्न छवियों को देखने तथा उन पर मुग्ध होने का अवसर ही नहीं मिला। अतः उनके काव्य में प्रकृति का आलंबन रूप में चित्रण है ही। चाहे जमुना और जमुना तट का चित्रण हो, चाहे सघन कुंज का हो, वह केवल या तो कृष्ण की लीलाओं की पृष्ठभूमि का काम करता है या नायक नायिका की लीलिक लीलाओं का। शरद ऋतु की पूर्णिमा, चांदनी रात, जमुना का तट, परिमल की गंध से सुवासित पवन, भौरों की गुंजार से स्निग्ध तथा मोह बना वातावरण कृष्ण की रास लीला के लिए मंच का कार्य करता है। इसी प्रकार वर्षा ऋतु का वर्णन करते हुए कवि उन्हें गिनी गिनाई चीज़ों का वर्णन करते हैं, जिनका उल्लेख लक्षण ग्रंथों में तथा जिनकी सूची अन्य कवियों के काव्य में भी मिलती है।
वस्तुतः परिगणन शैली में प्रस्तुत यह चित्र न कोई बिंब प्रस्तुत करता है और न उसे प्रकृति के सौंदर्य की प्रतीति होती है। उनका वसंत ऋतु का वर्णन भी ऐसा ही है। इन्हें आलम्बन रूप में प्रकृति का चित्रण कहना उपयुक्त नहीं। दूसरा, उद्दीपन रूप में प्रकृति चित्रण। रीति काल में ही नहीं, भक्ति काल में भी कवियों ने प्रकृति का उद्दीपनकारी प्रभाव का बड़ी रुचि, बड़े मनोयोग तथा कहीं कहीं बड़ी मनोवैज्ञानिक दृष्टि से सहृदयता से चित्रण किया है। सूर की गोपियों को मधुबन, जमुना तट, सघन कुंज, कृष्ण के विक्षोभ में तापदायक लगते हैं। वे खींच कर मधुबन को बुरा भला कहती है। मधुबन तुम कत रहत हरे, विरह वियोग श्याम सुंदर के ठाड़े क्यों न जरे। घनानंद का काव्य तो श्रृंगार रस का काव्य ही है और श्रृंगार चित्र में प्रकृति के उद्दीपनकारी रूप को चित्रित करना स्वाभाविक ही था। संयोग काल में वह प्रेमी प्रेमिका के सुख की वर्षा करती है तो वियोग के क्षणों में वह अत्यंत कष्टदायक बन जाती है। उसके लिए चंद्रमा, अग्नि का पुंज, पुष्प, कांटे, शीतल पवन, दाहक समीर लगने लगते हैं। कोयल की कूक, पपीहे की प्यू प्यू, मोर का नाचना सब संतापदायक हो उठते हैं। इन चित्रों में खटकने वाली बात यह है कि सूरदास की तरह स्वभावोक्तियाँ नहीं है। कवि का ध्यान उक्ति वैचित्र तथा अलंकार योजना पर अधिक है। विरोधाभास का चमत्कार दिखाने के लिए मानव वह अवसर ढूंढता है। बिरहिनी को रात नागिन से भी अधिक भयावह एवं कष्टप्रद प्रतीत होती है। सारांश यह है कि घनानंद का उद्दीपन रूप में प्रकृति चित्रण परंपरागत, परिपाटी विहित तथा शास्त्र अनुमोदित है। उसमें कोई नवीनता, कोई मौलिकता नहीं है। चमत्कार पर अधिक बल होने के कारण वह उतना प्रभाव भी नहीं डाल पाता जैसा सूरदास की स्वभावोक्तियाँ डालती है। अब हम आते हैं अलंकार रूप में प्रकृति के चित्रण पर। अलंकार रूप में प्रकृति का चित्रण। कवियों ने सदा से ही उपमानों के लिए प्रकृति क्षेत्र को चुना। यह स्वाभाविक भी है क्योंकि एक तो वह प्रकृति से जुड़ा रहता है तथा दूसरे प्रकृति के पदार्थों में जितनी रमणीयता होती है उतनी जितनी जीवन के किसी अन्य क्षेत्र में नहीं। अतः नायक नायिका के अंगों के रूप लावण्य का वर्णन करते समय प्रकृति के विभिन्न उपादानों चकोर, मृग, खंजन, मीन, बिंबाफल, मेघ, दामिनी, चंद्रमा आदि का उपमान रूप में प्रयोग किया गया। कहीं नायक नायिका के अंगों को उनके समान बताया गया है तो कहीं वे उनसे हे बताए गए हैं। इसी प्रकार नायिका की विरह विदग्ध मनोदशा का चित्रण करने के लिए प्रकृति के व्यापारों का आश्रय लिया गया है। वर्षा ऋतु के विभिन्न प्राकृतिक व्यापारों को बिरहिनी पर घटाया गया है। विरह रूपी सूर्य से नायिका का शरीर रूपी आकाश तप गया है। उसके हृदय में वैसी ही टीस उठती है जैसे मेघों के बीच बिजली चमकती है। यह उक्ति भी परंपरागत है। अनेक कवियों ने चंद्रमा की कालिमा, उसके घटने बढ़ने की बात कहकर उसे नायिका के मुख की तुलना में कुरूप बताया है। प्रिय के विरह में नेत्रों की दशा का वर्णन करते हुए उनके लिए मीन, चकोर तथा चातक जैसे उपमानों को अनुपयुक्त बताया है। संस्कृत कवि कालिदास से लेकर आधुनिक काल के हरिऔध तक और उनके बाद में भी कवियों ने मेघ, पवन आदि को विधि के संदेशवाहक दूत या दूती के रूप में चित्रित किया। कालिदास के पक्ष का संदेश लेकर मेघ नायिका के पास जाता है, नागमती का संदेश लेकर तोता राजा रतन सेन के पास जाता है। हरिऔध ने प्रिय प्रवास में पवन को दूत बनाया है और उसे प्रार्थना की गई है कि वह प्रिय की चरण रज ला दे। राधा उसे बहिन कहकर संबोधित करती है। हरिऔध से पूर्व घनानंद ने भी पवन को दूत बनाकर उसे भाई संबोधित कर उसे प्रिय की चरण धूलि लाने को कहा था। इसे प्रकृति का मानवीकरण ही कहा जाएगा, जिसके लिए छायावादी कवियों की भूरी भूरी प्रशंसा की जाती है। एक अन्य छंद में कवि ने मेघ से प्रार्थना की है कि वह उसके आंसुओं का जल लेकर जाए और सुजान के आंगन में बरसे। कदाचित उस आंसुओं को देखकर उसका निर्मोही हृदय द्रवित हो उठे। कबहू व विशासी जान के आंगन मुँह असुवन के लय बरसो। निष्कर्ष, इस प्रकार उपर्युक्त विवेचन से स्पष्ट है कि घनानंद का प्रकृति चित्रण परंपरागत है, परिपाटी विहित है। उसमें कोई मौलिकता नहीं है। वे ही उपमान है, वही कथन शैली। परिपाटी विहित होते हुए भी वह पाठक को रसमुग्ध और चमत्कृत करता है। उसमें उस युग के काव्य की छाया है। धन्यवाद।